पूरा देश जानना चाहता है महात्मा गांधी को मारने वाले कौन लोग थे। पूरा देश जानना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों से पंगा लेने जा रहे हैं जबरदस्ती, और किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये मना कर दिया गया है कि अगर आपको अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्था चाहिए तो आप गांव में नहीं घुसोगे। अभी तो आपने रेलवे बिकते देखा है, एयर इंडिया बिकते देखा है, BSNL बिकते देखा है, MTNL बिकते देखा है। थोड़ा और मौका दीजिए, जो अंदर पहन के आए हैं उसे भी बिकवा देंगे मोदी जी, समझ रहे हैं। राजनीति तो किसान अब कर रहा है, सही तो बात ही है। राजनीति पहले जानते ही नहीं था। हमसे कहा गया था तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने कहा बहुत बढ़िया। हमसे कहा गया था तुम्हारी डबल आय कर देंगे, हमने कहा बहुत बढ़िया। वोट देते गए, हम बेवकूफ़ बन गए ना। सही तो राजनीति अब समझा है किसान कि मेरे साथ धोखा होता आया, मेरे वोट पे डांका पड़ता रहा, मेरे साथ लूट तंत्र चलता रहा। अब हम यहाँ बैठे हैं, अब हम सीखे हैं कि ये हमारे पास जब आएंगे वोट मांगने तो हमें इनसे क्या लेना है। जब मोदी जी सुबह 4 बजे मखमली कंबल में सो रहे होते हैं ना, ये आपको नजर आएगा नंगे पैर खेत के अंदर चलता हुआ, समझ रहे हैं। हाँ, किसान अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो आत्महत्या कर लेता, लेकिन ये किसान आंदोलन में बैठा है आत्मविश्वास के साथ कि ये आंदोलन चाहे जितना समय लगे, चाहे 2024 तक हमें बैठना पड़े, लेकिन ये आंदोलन 100% नहीं, 110% नहीं, 1000% हम ये जीत के जाएंगे। नेहरू ने तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा। वो तो यूं भी कहते हैं कि नेहरू ने सबसे बड़ी कमी तो ये कर दी कि भाला फेंकने में तो मैं भी माहिर था, लेकिन भाला जो है वो नेहरू ने छीन लिया, मैं खाली लंबी लंबी फेंकता रह गया। वो तो उनका बस नहीं चल रहा, ये भी कह देंगे वो। हाँ, तो यूपी नंबर 1 है, किसने मना करा है? किस चीज़ में? अपराध में नंबर 1 है, महिलाओं के साथ बलात्कार में नंबर 1 है, और आपने स्मार्ट सिटी की बात करी तो ये भी तो यूपी में लगता है। ये आपको बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है, ये एफिल टावर खड़ा हुआ है, वो उधर देख रहे हैं, वो एफिल टावर है पेरिस में जो है। कौन सी स्मार्ट सिटी है और कौन सा ऐसा देश है जिस देश में अपने किसानों को सड़क पे बिठा रखा हो? मोदी जी से अपना संसदीय क्षेत्र बनारस नहीं संभल रहा, वहाँ घुटने घुटने तक पानी भर रहा है, और आप यहाँ किसानों के लिए सफाई करवाएंगे? क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? देश का ही कर दिया है, हिंदुओं को बांट दिया है, उनको दलित के नाम पे, शूद्र के नाम पे, वैश्य के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे, मुस्लिमों को बांट दिया, सिखों को बांट दिया, ईसाइयों को बांट दिया। सबसे बड़ा देश को बांटने का काम तो आपने किया है। एक बयान और एक ऐसा स्टेटमेंट, और कल किसानों को भी बांटा है मोदी जी ने, आपने सुना होगा। उन्होंने ये कहा है कि नई जो जनरेशन आएगी जी, उसको कैसे पता रहेगा कि कैसे विभाजन कैसे हुआ था, क्या उसमें रहा है। हाँ। वो सब याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को हर साल जो है विभाजन दिवस का मनाएंगे। नई जनरेशन को ये नहीं बताएंगे कि कैसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा और हम आज़ाद हुए, वो नहीं बताएंगे ये लोग, ठीक है। ये बताएंगे कि विभाजन कैसे हुआ, ठीक है। तो विभाजन के साथ साथ तो ये भी बताइए ना फिर कि पूरा अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी मिलता था उसमें, पूरा अखंड भारत था। पूरे भारत का इतिहास बताइए आप तो इतिहास बदलने का काम करते हैं। ये भी बताइए पूरे देश को कि कैसे जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, आप और आपकी पार्टी RSS वाले लोग वहाँ अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मुखबरी किया करते थे। बताइए, पूरा देश जानना चाहता है महात्मा गांधी को मारने वाले कौन लोग थे। पूरा देश जानना चाहता है, बताइए ना। ये नहीं जानना चाहता देश कि कैसे, किस तरीके से भारत के क्रांति वीरों ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए संग्राम लड़ा। पूरा देश जानना चाहता है कि किस तरीके से काकोरी कांड जैसी घटनाएं जो हुई थी इस देश के अंदर, किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अंग्रेजों ने टीम का गठित किया, किस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ये पूरे देश को पता होना चाहिए, ये इतिहास को पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के क्रांतिवीर हैं जिन्हों के खातिर आज आप और मैं खड़े हुए हैं। वरना किसी अंग्रेज के घर में आज आप भी और मैं भी दोनों उनके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये बोलने की आज़ादी उन्होंने ही हमें दिलाई है। उन्होंने मेन जोर जो दिया है नेहरू जी की कमियों पर दिया है। हाँ, जो नेहरू ने कमियां की हैं। नेहरू ने तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा। वो तो यूं भी कहते हैं कि नेहरू ने सबसे बड़ी कमी तो ये कर दी कि भाला फेंकने में तो मैं भी माहिर था, लेकिन भाला जो है वो नेहरू ने छीन लिया, मैं खाली लंबी लंबी फेंकता रह गया। वो तो उनका बस नहीं चल रहा, ये भी कह देंगे वो। आप हर बात के लिए नेहरू नेहरू नेहरू, एक बार नेहरू से ऊपर जाके 1 to 1 ही कर लीजिए ना। जब आप ऊपर तक पहुंच ही सकते हैं मंगल तक, तो और थोड़ा ऊपर पहुंच जाइए, डायरेक्ट 1 to 1 कर लीजिए। आपको मौका क्यों दिया गया था? आपको मौका इसलिए दिया गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किए होंगे, तभी तो आपको लाया गया सत्ता में। अब आप ये गिना रहे हैं कि हाँ, इन्होंने ये किया वो किया, अपनी नहीं बताएंगे। आप ऐसे हिंदुस्तान बेच रहे हैं जैसे आपके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला हो।
कि बेचते चलो। आप 10 चीज छोड़िए, 5 बता दीजिए ऐसी चीज जो हिंदुस्तान में बनी हो। बिकने वाली बहुत सारी हैं। कल मोदी जी ने ये कहा था अपने भाषण में जी कि 70 साल की जो कमियां हैं उनको भी 7 साल तो हुए हैं, कुछ मौका और दो तो पूरी हाँ कमियां दूर। बिल्कुल दीजिए मौका। अभी तो आपने रेलवे बिकते देखा है, एयर इंडिया बिकते देखा है, BSNL बिकते देखा है, MTNL बिकते देखा है। थोड़ा और मौका दीजिए। जो अंदर पहन के आए हैं उसे भी बिकवा देंगे मोदी जी, समझ रहे हैं? तो मौका तो देके देखिए इन्हें एक बार और इन्हें मौका दिया ना तो ये जो शर्ट पहने हुए देखे ना, ये शर्ट भी उतरवा देंगे मोदी जी। बाकी देश में कुछ रोजगार तो दे ही रहे हैं। बेची भाई साहब, उसको दान किया। मोदी जी ने अपनी सदरी बेची थी, जो किसी राजनेता ने, किसी बड़े राजनेता ने उनको दान दिया था, गिफ्ट किया था, उसको बेचकर उन्होंने देश के लिए लगाया है। तो मैं कहता रहूँ, आप बात ही नहीं समझे। ये बेचने में तो बहुत बड़े वाले माहिर हैं। चाय बनाई नहीं है, बेचने का काम किया है। और चाय बेचते बेचते इतना एक्सपीरियंस आ गया कि चाय के साथ साथ देश भी कैसे बिकता है, इसका भी पूरा तजुर्बा नरेंद्र मोदी के पास में है। और इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? लाल किला हो चाहे संसद भवन हो, जो मुंह में आए बक दिया, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। आपने 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया, वो पैकेज आएगा कहाँ से, कोई पूछने वाला नहीं है। बांग्लादेश में जाके बोल दिया मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, क्योंकि इस देश के अंदर कोई पत्रकार नहीं है जिसका ज़मीर जो है इतनी गवाही दे कि डायरेक्ट मोदी जी के मुंह पे माइक लगा के पूछ ले कि मोदी जी बताइए कि देश के अंदर इकोनॉमी का ये जो हाल हो रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी आप कहते हैं कि आपने 20,000 करोड़ का चूरन दिया, आप कहते हैं कि वो गरीबों को मिला। बताइए देश में गरीब कहाँ है? हर आदमी से पूछो, वो कहता है गरीब को मिला, गरीब को मिला। की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि हर समय 1 महीने बाद मोदी जी मन की बात कर तो देते हैं। आप भी करिए ना आके मन की बात। उनकी मन की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था या अपनी मन की बात सुनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, ये बताइए। अच्छा, कल PM साहब ने ये भी तो कहा है कि 1857 से जो कानून में खामियां थी उनको हमने दूर किया है। 1857 की विद्रोह क्रांति किसने करी थी? 1857 से लेके अब तक की जो कानून में खामियां थी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1857 की विद्रोह क्रांति की शुरुआत किसने करी थी? किसने करी थी? हाँ मत करिए, आप बताइए। तार मत हिलाइए, इधर बताइए आप मुझे। मंगल पांडे ने। अरे आप इनसे पूछो तो ये बताते हैं। आप एक बात बताइए, ठीक है, और नेतृत्व किसने किया था? आप भी बताइए। मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था, शुरुआत करी थी उन्होंने, बिगुल फूका था। नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं भैया? भाजपा RSS का इतिहास पढ़ के आते हैं? बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। और किसके लिए किया था? का साथ में कौन कौन था? नाना पटोले, ठीक है, नाना साहेब, ठीक है। और कौन था? किसके लिए किया था? महारानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो देश के इतिहास को पढ़िए। मोदी जी ने 1857 बोल दिया। जैसे आप, एक मिनट सुनिए, जैसे आप नहीं बता पाए ना कि 1857 की विद्रोह क्रांति का बिगुल किसने फूका, नरेंद्र मोदी जी से ये पूछ लेंगे ना कि 1857 की विद्रोह क्रांति थी क्या, तो अगर वो मोदी जी बता देना खड़े होकर, मोदी जी से जितने भी पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं ना, सारे प्री प्लान लेते हैं, स्पीचेस पहले तैयार रखी रहती हैं, 10 दिन पहले उनके पास क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, तब वो सवाल करते हैं। और क्या सवाल करते हैं? पत्रकार पूछते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है और आप लोगों से निवेदन है, ये तो आप लोगों का शुक्रिया है कि ये आप इन बुजुर्गों को दिखा रहे हैं, किसानों को दिखा रहे हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ के मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ कि आप कम से कम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को दिखाने का काम कर रहे हैं। वरना आप लोग जानते हैं कि नेशनल मीडिया के पत्रकार क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि मोदी जी आप जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं? अरे मोदी जी के पर्स रखने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप ये पूछिए ना मोदी जी से, बेरोजगारी कैसे हो रही है देश में? देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? एक और, भारत देश के अंदर किसानों के बेटे ओलंपिक लाकर पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर मोदी जी किसानों को इस सड़क पे बिठाल के पूरे देश में हमारे देश का नाम बदनाम करने में लग रहे हैं। कल ये कहा कि छोटे किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को भी इन्होंने बांट रखा है, किसानों को भी। कौन से छोटे किसानों को फायदा हो रहा है? अगर छोटे किसानों को फायदा हो रहा है तो मोदी जी, अगर आप इस बात को सुन रहे हैं और आप में दम है तो एक बार 2016 से लेकर 2020 तक इस बात का आंकड़ा जनता के सामने रख दीजिए कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी। अगर आप में दम है तो रखिए अपनी सरकार के द्वारा आंकड़ा, पता चल जाएगा कितना फायदा हो रहा है छोटे किसानों को। मोहित जी, आज जिस तरीके से 104 विधानसभा सीट पर योगी जी के नेतृत्व में या फिर उनके कार्यकर्ता सब जो है बीजेपी के, वो लगातार जाकर के किसान के जो कानून का जो फायदा है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है इससे वाकई में किसान समझेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, 300 प्लस का बहुमत वाली सरकार पार्लियामेंट से नहीं समझा पा रही है,
ठीक है, और आप कह रहे हैं कि इन कृषि कानून से फायदा है, ठीक है, आप कह रहे हैं फायदा है, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है, तो सरकार बताने जा रही है, तो सरकार ने ये भी तो बताया होगा। चलिए आप ही मुझे बता दीजिए कि कृषि कानून से पहला फायदा ही क्या है, आप ही बताइए स्पेशली। सरकार कह रही है फायदा। अरे आप तो सरकार की एक बात पे नजर रखते हैं, आप तो बात पे नजर रखते हैं, बताइए। आपका पक्ष जानना चाहते हैं कि इसको लेकर के क्या वाकई में ऐसा हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने बैंड किया था, ठीक है, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रीस्टार्ट करने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात, जब किसानों के ज़मीन की बात होगी, आप क्या समझ रहे हैं, ये किसान जो है, ये दूध पीता बच्चा है, मोदी जी से बड़ी उम्र के किसान यहाँ खड़े हुए, दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए, आइए बाबू जी ज़रा, और आपको दिखा दूँ, ये देखिए, मोदी जी से बड़ी उम्र के किसान हैं ये, समझ रहे हैं, मोदी जी की उम्र जितनी नहीं होगी, और मोदी जी 18-18 घंटे पता नहीं कहाँ काम करते हैं, ये नहीं पता होगा, लेकिन ये 18 घंटे से ज़्यादा काम करता है खेत के अंदर। जब मोदी जी सुबह 4 बजे मखमली कंबल में सो रहे होते हैं ना, ये आपको नजर आएगा नंगे पैर खेत के अंदर चलता हुआ, समझ रहे हैं। हाँ, ये देख लीजिए, ये है किसान, ये मोदी जी की तरह 18 घंटे काम नहीं, 4 लोग हैं ये, 2 खरीदने वाले हैं, 2 बेचने वाले हैं। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को बेचने में लगे हैं। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी पूरे देश बेच देगी अगर आपने इनको सही समय पर नहीं रोका। महंगाई को लेकर के जिस तरीके से अभी दौर चलता आ रहा है, काफ़ी चीज़ें महंगा हो गया, चाहे वो LPG गैस हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, इसमें तमाम चीज़ें महंगा हो रहा है। लेकिन मैंने जब देखा था तो कई जगह योगी जी का यूपी नंबर 1 होल्डिंग लगा करके रखे हुए हैं, जो इसमें सबसे नंबर 1 यूपी है, स्मार्ट सिटी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो यूपी नंबर 1 है, किसने मना करा है? किस चीज़ में? अपराध में नंबर 1 है, महिलाओं के साथ बलात्कार में नंबर 1 है, और आपने स्मार्ट सिटी की बात करी तो ये भी तो यूपी में लगता है। ये आपको बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है, ये एफिल टावर खड़ा हुआ है, वो उधर देख रहे हैं, वो एफिल टावर है पेरिस में जो है। कौन सी स्मार्ट सिटी है और कौन सा ऐसा देश है जिस देश में अपने किसानों को सड़क पे बिठा रखा हो, बताइए। योगी जी एक बार भी नहीं आए होंगे पूछने के लिए किसानों से कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि उनको चुनावी प्रचार करने से फुर्सत हो तब हिंदुस्तान के लोगों से आके बात करें। वो तो कभी बिहार में जाते हैं, कभी बंगाल में चले जाते हैं, कभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, उनको तो चुनावी प्रचार करने से फुर्सत नहीं है। मोहित जी गलत कह रहे हैं। योगी जी ने यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रखी है, शाम को फॉगिंग होती है, मच्छर नहीं खाएं, सफाई की व्यवस्था कर रखी है, लाइट की व्यवस्था कर रखी है, कोई व्यवस्था नहीं कर रखी योगी जी ने। आप ये बताइए, पानी की व्यवस्था बताइए, दिखा दीजिए एक टैंकर। योगी जी का फोटो रख के टैंकर है वो, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का टैंकर है वो। अरे भाई मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये फ्री में आ रहा है वो टैंकर, बिल्कुल है सरकार की तरफ से। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने कही बिजली की, तो बिजली यहाँ पर कट कर दी गई थी, ये भी आपको पता होगा, पता है आपको नहीं पता? कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? आधा घंटे के लिए हुई थी बस। तो आप ये बताइए, ये जो आप कह रहे हैं व्यवस्था कर रखी है, क्या व्यवस्था, खाने की कोई व्यवस्था है? 22 आदमी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। कहाँ पे सफाई करते हैं? यहाँ पे। कौन से? भोजन करने के बाद पत्थर फेंक देते हैं और सफाई करने के लिए योगी जी के आदमी आते हैं, सफाई करते हैं। योगी जी के आदमी आते हैं? अरे योगी जी के आदमी आते हैं, योगी जी के आदमी आते हैं, योगी जी के आदमी आते हैं। अभी आप देखिए, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद आता है, ये छोड़िए, पीछे ही दिखा दीजिए, पीछे लगा लंगर लगा हुआ है और सारे उठाने वाले किसान भाई हैं। जितने भी लोग लंगर खाते हैं उठा के खुद प्लेट में डालते हैं, और आप ये सुनिए, अरे कोई गाड़ी नहीं आती, आप गाड़ी आती है, नगर निगम की गाड़ी आती है। एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप कहते हैं गाड़ी, ठीक है, आप ये बताइए गाड़ी आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी गाड़ी? नगर निगम से आती है भाई। कहाँ से आएगी गाड़ी? आम गाड़ी यहाँ पर गाड़ी आनी अलाउ है, आपको पता है? आप कहना चाह रहे हैं कि रोड पूरा किसानों ने बंद कर दिया, गाड़ी नहीं आ सकती? अरे आप मेरी बात सुनिए, एक बात आप मुझे सुनिए, उधर बैरिकेड लगा रखा है जैसे ये इंडिया पाक बॉर्डर हो, ठीक है? एम्बुलेंस आई थी ना अभी, ऐसी गाड़ी आती है, वीडियो दिखाऊंगा आपको। दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए, गाड़ी आती है नहीं आती है? हाँ दिखा दीजिए, आप वीडियो के बाद नहीं, अभी दिखा दीजिए। इसमें है ना वीडियो तो मेरी? किसमें? इसी फोन में वीडियो दिखा तो आप कोई बात नहीं, आज वीडियो स्टॉप करके दिखा दीजिए। कहाँ पे खड़ी होगी? 4 किनारों आंखों में फॉगिंग होती है शाम को। क्या होती है? फॉगिंग, मच्छर लगाए। अच्छा, पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, अच्छा की व्यवस्था, चारों यूपी गवर्नमेंट ने कर रखी है। और अच्छा, कुछ किसान नेताओं को उन्होंने गनर भी दे रखे हैं। अच्छा, कुछ नहीं किया। एक बात, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, चारों बातों की सुन लीजिए, ठीक है? अब आपको एक 1 बाय 1 करके मैं आपको गिनाता हूँ। आपने बोली पहले फॉगिंग की बात, ठीक है? फॉगिंग मैंने भी देखी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखी। अभी इतने सारे हैं किसान भाई हैं, मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, फॉगिंग की मशीन आ रही है शाम को, यहाँ पर कोई मशीन नहीं आ रही है। कभी कभी आ गई, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में आ गई तो आ गई। दूसरी बात, आपने कही सफाई की, तो सफाई का काम यहाँ पर किसान भाई जो हैं वो खुद ही करते हैं, वरना आप सफाई की बात कर रहे हैं।
मोदी जी से अपना संसदीय क्षेत्र बनारस नहीं संभल रहा, वहाँ घुटने घुटने तक पानी भर रहा है और आप यहाँ किसानों के लिए सफाई करवाएंगे? क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX, मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, सभी का ध्यान उत्तर प्रदेश चुनाव पे है। लगातार जो है तमाम सियासी पार्टियाँ जो है उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमाने के लिए आ पहुँची है। कुछ लोग जो है ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, ब्राह्मण एकता की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि लगातार कहा जा रहा है कि जो BSP है ब्राह्मण सम्मेलन करवाए, लेकिन भाजपा कह रही है कि ब्राह्मणों के साथ जो दीदी हैं, बहन जी ने कितना ये विश्वासघात किया है वो तो सबको पता है, ब्राह्मणों को पता है। बहन जी ने क्या किया ब्राह्मणों के साथ वो जो मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अभी ब्राह्मणों को गाली दे रहा था कुछ दिन पहले कि ये कहाँ जाएंगे। गाली दे के ये अशोभनीय शब्द ब्राह्मणों के लिए बोल के और कि ये कहाँ जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब जातियों की राजनीति करने पे आ गई। अभी तक तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे, अभी तक तो हमारे 2 करोड़ रोजगार विकास की बात हर चुनाव में करते थे। अब हिंदू मुसलमान की राजनीति तुमने बंद कर दी, जातियों की राजनीति क्या करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली कंफ्यूज है, कुछ नहीं, उनको ये पता नहीं कि अब करना क्या है। जो देश में आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसका दी। भारतीय जनता पार्टी के अब दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल करीब आ रहा है, किसान आंदोलन पर बैठा है, किसान गांव में घुसने नहीं दे रहा है क्योंकि किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया, बेटियों के साथ बलात्कार हुए। कह रहे किसान जो है अब उग्र हो गए हैं, आतंकवादी वाला रूप ले रहे हैं। मुजफ्फरनगर सिसौली में जो हुआ है इसको लेकर भाजपा कह रही है। किसान यहाँ जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, यहाँ शांतिपूर्वक बैठा है, टिकरी बॉर्डर पर बैठा है, शांतिपूर्वक बैठा है, जहाँ बैठा है। गांव में किसान पागल है, अपने बच्चों के साथ उग्र हो जाएगा। गांव में किसान उग्र हो जाएगा। यार क्या बात कर, वीडियो में आप वीडियो में देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों से पंगा लेने जा रहे हैं जबरदस्ती, और किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये मना कर दिया गया है कि अगर आपको अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्था चाहिए तो आप गांव में नहीं घुसोगे वोट के माध्यम से, क्योंकि आपने किसानों के साथ धोखा किया, किसानों की ज़मीन छीनी, किसानों की जो है किसानों के साथ अत्याचार किया, हमें जाति और धर्म में बांटा गया, हमें अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताया गया, और उसके बाद तुम गांव में हमारे नमक और छिड़कने जाते हो। तो वोट मांगना गुनाह थोड़ी है सर। आपका जैसे वोट का अधिकार है तो उनका वोट मांगने का अधिकार है ना। नहीं तो क्या हम अगर आतंकवादी बताने पे नहीं भड़के, हम अगर अफगानिस्तानी बताने पे नहीं भड़के और हम टिड्री बताने पे नहीं भड़के, तो अब हमें हमारे गाँव में जाके हमें धमकी दोगे पुलिस की, वहाँ हमें परेशान करोगे। तो जब गाँव में लोगों को परेशान करोगे तो वो राजनीतिक विरोध अपना करेंगे। जहाँ मिलेंगे किसान, अब किसान काला झंडा और अपना जो किसान का झंडा है वो लेके रोडों पर निकले वो झंडा दिखाएंगे आपको। उन परिस्थितियां, वो परिस्थितियां बनाई किसने? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं, मोदी जी ने बनाई हैं। वो परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से सर राम मंदिर का जो मुद्दा था, फिर राम की राजनीति अब शुरू हो गई है। या भाजपा 22 kg का सर चांदी का झूला बनवा रही है रामलला के लिए। बनवाने दो, वो तो मुद्दा ही खत्म, वो तो बात खत्म। हिंदू मुसलमान और भगवान राम अब चलने वाले नहीं, इनका व्यापार कर लिया ना। 10 साल इन्होंने केंद्र में सरकार कर ली, 5 साल यहाँ कर ली, मुद्दा ही खत्म हो गया। राम इनसे नाराज हो गए, राम ने तो इनको अब नकार दिया। इन्होंने राम के यहाँ घोटाला कर लिया मंदिर में, भगवान राम के नाम से 14,000 करोड़ का चंदा पहले ही खा गए, तो राम इनसे नाराज हो गए। अब यहाँ इस चुनाव में किसान की बात करेंगे। इस चुनाव में किसान के जो 3 काले कानून बनाए हैं, केंद्र में मोदी जी अगर वोट मांगने योगी जी के लिए आएंगे या भाजपा के लिए आएंगे तो उन कानूनों पर चर्चा करनी पड़ेगी, और नहीं तो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो ये कानून हटाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। वो लोग तो कह रहे 300 फूल खिल रहा है कमल के उत्तर प्रदेश। दो ना उनको, तो वो तो ये कह रहे थे हम पाकिस्तान में कब्जा कर लेंगे, वो तो कह रहे थे हम चाइना में कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश हमारा होगा। कहने से क्या होता है? ये बड़े कुछ क्या दिखा रहे? कुछ नहीं दिखा रहे। अरे यार सब कांप रहे, तुम भी कांप रहे हो, सब कांप रहे हैं। कुछ नहीं, ये सिर्फ झूठे लोग हैं, झूठ की बुनियाद इन्होंने खड़ी की थी, वो
किसान ने इनकी खिसका दी, इनका वजूद देश से ख़त्म हो गया है। अब इनको सिर्फ ये दिन अपने कैसे काट रहे हैं, दिन कैसे फोड़ रहे हैं, बस ये इनको चाहिए। मोदी जी के पास कुछ भी नहीं। लाल किले पे मोदी जी ने झूठ के अलावा क्या दिया, मुझे ये बताओ। अभी परसों लाल किले पे आपके विकास की बात की, छोटे किसानों की बोले, हम छोटे किसानों के साथ 6 साल पहले स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी की बात की, वो बातें कहाँ चलेंगी? चाइना को आंखें दिखाने की बात की थी, वो बातें कहाँ चलेंगी? जो चाइना की लड़ी और चाइना का माल बंद होने वाला था, चाइना के ऐप बंद होने वाले थे, वो कहाँ चले गए? गए कहीं? हमें बांटने की कोशिश की। पहले हमें हिंदू और मुसलमान में बांटा, फिर सिख ईसाई में बांटा, फिर छोटे किसान बड़े किसान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी उनका जो है ना, ये भी खाली जाएगा। किसान किसान है, न किसान छोटा है न किसान बड़ा है। किसान की समस्या एक बराबर है। किसान जो यहाँ बैठा है, किसी से गलती से कोई छोटा किसान बड़ा किसान मत कह देना। किसान की सबकी एक सी समस्या है। बड़ा किसान की बात यह है कि अपनी ट्राली में भर के अनाज पाकिस्तान में बेचने जाएगा, और छोटे किसान के तो पास ट्राली भी नहीं है, वो किसकी ट्राली पे अनाज ले जाएगा? जो ये कहते हैं देश में कहीं बेचे, कुछ नहीं। सारों के साथ इनने अत्याचार किया, सारों के साथ अन्याय किया, सारों को अंधेरे में रखा, सारों के साथ धोखा किया है। हर आदमी इनसे पीड़ित है, और हर आदमी एक साथ मंच पे किसान आंदोलन में आ रहा है और इनको सबक सिखाने का प्लान बना रहा है। और प्रधानमंत्री तो बहुत बार मंचों से कह चुके हैं कि जो छोटे किसान हैं उनको, जो कुछ मुट्ठी पर जो बड़े किसान हैं वो बरकरार हैं, उनको कानून समझा नहीं पा रहे। तो मोदी जी काले धन जिनके बाहर थे विदेशों में, उनकी लिस्ट नहीं जारी कर पाए। बड़े किसानों की लिस्ट जारी कर दें ना, कौन कौन से बड़े किसान हैं उनकी लिस्ट जारी कर दें, वो भी नहीं कर पाएंगे। राजनीति कर रहे कुछ किसान सर, काहे राजनीति तो किसान अब कर रहा है। सही तो बात ही है। राजनीति पहले जानते ही नहीं था। हमसे कहा गया था तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने कहा बहुत बढ़िया। हमसे कहा गया था तुम्हारी डबल आय कर देंगे, हमने कहा बहुत बढ़िया। वोट देते गए, हम बेवकूफ़ बन गए ना। सही तो राजनीति अब समझा है किसान है कि मेरे साथ धोखा होता आया, मेरे वोट पे डांका पड़ता रहा, मेरे साथ लूट तंत्र चलता रहा। अब हम यहाँ बैठे हैं, अब हम सीखे हैं कि ये हमारे पास जब आएंगे वोट मांगने तो हमें इनसे क्या लेना है। अब हम राजनीति सीखे हैं। अब तक तो हम बेवकूफ़ थे, हमें अकल ही नहीं थी। हम देश को 75 साल हो गए आज़ादी को। किसान के साथ सोना उस टाइम अगर 300 रुपये केजी था, आज सोना 50,000 रुपये केजी है। और उस टाइम अगर गेहूं की कीमत 1 रुपये किलो थी, तो आज गेहूं की कीमत 14 रुपये किलो है, 13 रुपये 14 रुपये किलो है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये तो है ही, हजारों लाखों गुना इनकी चीज़ें बढ़ी, और किसान का अनाज जो है 100 गुना भी नहीं बढ़ा। ऐसा कौन से किसान ने अपराध कर दिया? सरकार तो सर इस मुद्दे पे बोल रही है कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा, योगी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा। तो अभी सर जो मथुरा में जो होने वाला है सर ब्राह्मण सभा, उसमें वो कह रहे हैं कि जो है रामलला को तो इंसाफ दिला नहीं पाए, तो कृष्ण को कैसे इंसाफ दिला पाएंगे? तो मुझे ये बता दें योगी जी, ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कह दिया ब्राह्मण कहाँ जाएगा गाली दे के। यादवों के, योगी जी ने अभी कल परसों बोला है कि यादवों का उन्हें वोट नहीं चाहिए। मुझे बताओ, दलितों का उन्हें वोट नहीं चाहिए, जाटों का वोट नहीं चाहिए, है ना, गुजरों का वोट नहीं चाहिए। योगी जी को वोट किसका चाहिए? किसका वोट लेंगे? योगी जी मशीनों पे भरोसा करते हैं। किसानों का वोट नहीं चाहिए, किसान आंदोलन में बैठा है, किसका वोट सरकार बनाएंगे? गलत फहमी के शिकार हैं। इसलिए ये काले कानून वापस ले लें, अपने गाँव में आके वोट मांगे, और वोट उसके बाद किसान ये तय करेगा कि किसको राजनीति में लाना है और किसको उखाड़ के फेंकना। सर वो तो मंत्रिमंडल में एकदम ओबीसी से बौछार लगा दिए, पिछड़ी जाति से। तो क्या है, मीडिया उनके हाथ में है ना। 12,000 करोड़ रुपए का मीडिया का बजट है, लुटाओ ना। लेकिन वोट कौन देगा? मीडिया नहीं देगी। मीडिया के माध्यम से तुम षड्यंत्र रच सकते हो, किसानों को बदनाम कर सकते हो, गरीबों को साथ अत्याचार गरीबों को छुपा सकते हो, गरीबों के साथ अन्याय कर सकते हो। उनके अन्याय को कहीं दिखाया नहीं जा सकता है दुनिया में। लेकिन हमारे पास भी अब 66 मीडिया के प्लेटफार्म तैयार हैं। अगर जियो तुमने महंगा कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम कर्जे में दब रहे हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी तुम्हारे से लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार खड़े हैं। हमारे किसान आंदोलन ने, और हमारे साथ जो टिकैत जी हैं और संयुक्त मोर्चा है, उसने हजारों किसानों की मौत होने से बचा ली। पूछो कैसे? अगर इन्होंने जो काले कानून दिए थे, इन काले कानून से दुखी होके अब तक हजारों किसान, अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो आत्महत्या कर लेता। लेकिन ये किसान आंदोलन में बैठा है आत्मविश्वास के साथ कि ये आंदोलन चाहे जितना
समय लगे, चाहे 2024 तक हमें बैठना पड़े, लेकिन ये आंदोलन 100% नहीं, 110% नहीं, 1000% हम ये जीत के जाएंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, चाहे किसान मरे, चाहे हमारी नस्लें बर्बाद हों, चाहे फसलें बर्बाद हों, चाहे हमारा घर बर्बाद हो, लेकिन इस आंदोलन को किसी भी कीमत पे किसान को जीतना ही पड़ेगा। दूसरा किसान के पास कोई फार्मूला नहीं। जी सर, अभी आपने लाल किला की बात की सर, वहाँ कंटेनर लगा दिया गया, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि डरपोक है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री किसानों से डर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। किसान जब यहाँ इनके 26 जनवरी का या दिल्ली का संसद और पार्लियामेंट चलता है तो यहाँ 3 दिन क्रेन चलती है चारों तरफ, और दिल्ली का एक भी रास्ता कल नहीं खुला था। भाई आतंकवादी आ रहे थे, ये किसान अगर जा रहे थे दिल्ली तो तुम्हें डर किस बात का है किसानों से? काले झंडे से डर तो अंग्रेजों को लगता था, तुम अंग्रेजों से भी ज़्यादा हो गए हो। इन्हें अपने विरोध को और अपने विपक्ष में किसी को देखना नहीं चाहते, और विपक्ष में अब कोई नहीं खड़ा है। हम नहीं जानते कि विपक्षी पार्टियां कौन है, कौन विपक्ष में खड़ा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि किसान अब विपक्ष में खड़ा है। अब तुम्हें 2-4 हाथ करने हैं तो किसान के साथ करने हैं। जब वोट मांगने हमारे गांव में जाओगे तो हमारे विरोध का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में किसी का विरोध का सामना करना पड़ा हो या न करना पड़ा हो, सदन के अंदर तुमने किसी का विरोध झेला हो न झेला हो, लेकिन हमारा गाँव, हमारा देश, जब तुम वहाँ जाओगे, हमारी तहसील में, हमारे ब्लॉक में, हमारे मुख्यालय पर और हमारे ग्राम सभा में जब वोट मांगने जाओगे तो हम सब किसानों का विरोध का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।